दोस्तों आज दुनिया के हर टेररिज्म के स्टैंसेस होते भी हों, बट उसका जो एजेंसी नेटवर्क है, इंटरनेट सेंसरशिप है, उसकी वजह से हमें वो चीजें पता ही नहीं लगती। वो शायद इन चीजों को बाहर आने ही ना देता हो। तो चलिए डिकोड करते हैं इस सारे गेम प्लान को, जहां हम आज चाइना के सर्वेलेंस मॉडल, ऑथोरिटेरियनिज्म और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ डार्क सीक्रेट्स को जानेंगे। देखिए, अगर हम इस सारे गेम प्लान की बात करें तो ये सारा गेम प्लान 4 पिलर्स पे घूमता है: डोमेस्टिक ऑथोरिटेरियन कंट्रोल, नॉन इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म ऑफ चाइना और लिमिटेड आइडियोलॉजिकल अपील। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, डोमेस्टिक ऑथोरिटेरियन कंट्रोल। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी हर हरकत कंट्रोल हो रही है, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। तुम कहां जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या देख रहे हो, अगर तुमने कोई वेब ब्राउजर भी खोला है, तुम कितनी रफ्तार से उस पर क्लिक कर रहे हो। एक ऐसी दुनिया जहां सरकार तुमसे पहले तुम्हारी सोच भी जान लेती हो। ये कोई डिस्टोपियन साइफाई मूवी नहीं है, ये चाइना का करंट रियलिटी है यार। और यही वजह है कि चाइना टेररिस्ट अटैक्स और ऑपोजिशन मूवमेंट्स को शुरू होने से पहले ही दबा देता है। पर यह सिस्टम काम कैसे करता है? क्यों चाइना के अगेंस्ट कोई भी टेरर ग्रुप जो है वो ओपनली ऑपरेट नहीं करता? चाहे आप हिजबुल्लाह को लो, हमास को लो, आइसिस को लो, आपने कभी उनकी स्टेटमेंट चाइना के अगेंस्ट नहीं देखी होगी। और कैसे एक नेशन वाइड सर्वेलेंस नेटवर्क बना दिया गया चाइना में, जो एक डिजिटल जेल बना के रखा हुआ है चाइना को। आइए आज इस वन ऑफ द फर्स्ट्स में इसी एस्पेक्ट को अच्छे से डिकोड करते हैं। देखो, चाइना का जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है ना, ये एक मिलिट्री ग्रेड मशीन की तरह काम करता है। हर एजेंसी का अपना एक स्पेसिफिक काम है, जो एक लार्जर गोल, जो कि गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल, उसको एस्टैब्लिश करना है। अब इसमें 5 लेवल पे एजेंसीज ऑपरेट करती है: एमपीएस, एमएसएस जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सीएसी, पीएपी और यूएफडब्ल्यूटी। सबसे पहले एमपीएस की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। चाइना का सबसे बड़ा लॉ एनफोर्समेंट और पुलिसिंग नेटवर्क ये मिनिस्ट्री संभालती है। अब इस मिनिस्ट्री के अंदर 3 बड़े ब्यूरोज का रोल आता है। सबसे पहला ब्यूरो है डोमेस्टिक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो। चाइना में कोई भी पॉलिटिकल डिसेंट हो, रिलीजियस ग्रुप्स हो या माइनॉरिटीज हो, उन सबके ऊपर यह नजर रखता है। दूसरा है साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो। इंटरनेट का कंट्रोल, ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक रखना और सेंसरशिप को इन्फोर्स करना इसका काम है। और तीसरा है काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म ब्यूरो, चाहे शिनजियांग की बात करो, चाहे तिब्बत जैसे रीजन में सेपरेटिस्ट थ्रेट्स का सफाया करना हो, वो काम यही संभालता है। अब दूसरा है एमएसएस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। आपने बहुत से इंडियन यूट्यूबर्स को एमएसएस के बारे में बात करते हुए देखा होगा। अब चाइना की ये सीक्रेट स्पाई एजेंसी है। अगर किसी भी फॉरेनर या चाइनीज सिटीजन से उन्हें थ्रेट फील हो तो एमएसएस तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये फॉरेन थ्रेट्स, एस्पियोनेज और इंटरनल डिसेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तीसरा है साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना। आज के जमाने में अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ऑनलाइन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये बात 100% सच है। अब चाइना इस बात को कंप्लीटली समझता है। अब इसीलिए पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए वहां पे CAC बनाया हुआ है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर सब ब्लॉक है चाइना में। सोशल मीडिया पे कुछ भी एंटी गवर्नमेंट लिखने का मतलब है कि या तो वो तुरंत पोस्ट हटा दी जाएगी और या वहां की एजेंसीज तुम्हें खुद हटा देंगी। VPNs भी ब्लॉक किए जा चुके हैं ताकि लोग सेंसर फ्री इंटरनेट को एक्सेस ना कर पाए। अब इसी में 4th पिलर है PAP, पीपल्स आर्म्ड पुलिस। ये वहां की एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो वहां पे राइट कंट्रोल और प्रोटेस्ट को क्रश करने का काम करती है। हांगकांग का प्रोटेस्ट हो या शिनजियांग का रिप्रेशन हो, दोनों जगह पे इसी ने ब्रूटल फोर्स का यूज करके उसे दबाया था।
और फिफ्थ इन द लाइन है यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट, जो चाइना में नैरेटिव बिल्डिंग का काम करता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, एथनिक कंट्रोल के वेपन्स के जरिए ये वहां पे ऑपरेट करता है। यूएफडब्ल्यूडी का काम है कि रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज जैसे कि उइगुर्स हैं, तिब्बतियंस हैं, इनको सर्वेलेंस, प्रोपेगेंडा और फोर्स्ड असिमिलेशन के जरिए इनके कल्चर और आइडेंटिटी को खत्म करके चाइना में असिमिलेट करवाना। अब यूनाइटेड स्टेट्स का इसके बारे में कहना है कि चाइना ने इन लोगों को असिमिलेट करने के लिए, और वो भी बाय फोर्स, वहां पे एक एजुकेशन वाले कैंप्स लगा रखे हैं जिनमें वो बोलते हैं कि भाई हम इन लोगों को रीअसिमिलेट करेंगे सोसाइटी में। और जो लोग वहां से भागे हैं, अगर यूएसए ने अपनी साइट पे मेंशन करा है कि, तो उनके टेस्टिमोनियल्स बताते हैं कि भाई वहां पे लोगों को फोर्स के साथ कन्वर्ट करवाया जाता है उनकी आइडियोलॉजी से, और उनकी आइडियोलॉजी शिफ्ट करी जाती है स्टेट आइडियोलॉजी की तरफ। अब इसी में अगला पिलर है सर्वेलेंस की हाईटेक दुनिया। चाइना का सर्वेलेंस पूरे दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई ड्रिवन मॉडल है। आप सबने इसका एग्जांपल डीप सीक से तो देख ही लिया होगा। बात यह भी है कि भाई डीप सीक, अगर हम बात ऊपर कर रहे थे, वैसे एक अलग मुद्दा है बात करने का, लेकिन अगर हम डीप सीक के बारे में भी देखें तो यार डीप सीक के पास डेटा कहां से आया होगा? बिकॉज अमेरिका जैसे नेशंस में या बाकी नेशंस में वो चाइना की जो एप्लीकेशन है वो तो सब बैन थी यार। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जैसे मान लीजिए इंडिया का डेटा कहां से आया होगा? शायद उसमें यह भी एक थ्योरी दी जा रही है कि Xiaomi और Huawei जैसे जो फोन्स इंडिया में लॉन्च करे गए थे, शायद उनके जरिए इंडिया का डेटा वहां पे ट्रैक करा गया। चलो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, ये तो बाहरले देशों का या बाहरले मुल्कों का डेटा कलेक्शन था। लेकिन अपने अंदर भी चाइना हर एक सिटीजन को एक ट्रैकेबल डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट करता है। इनका एक सिस्टम है, उसका नाम है स्काईनेट 2.0। अब स्काईनेट 2.0 में 600 मिलियन प्लस कैमराज लगाए हैं सारे चाइना में, जिससे हर जगह हर इंसान की ट्रैकिंग होती रहती है। एआई एल्गोरिदम्स किसी भी बंदे का बिहेवियर एनालाइज करते रहते हैं कि जैसे मान लो अगर कोई ज्यादा देर तक कहीं पे खड़ा है या किसी की सस्पिशियस जगह पर मूवमेंट हो रही है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता है। अब एआई एंड बिग डेटा को लिंक करके चाइना ने अपना पुलिसिंग मॉडल प्रिडिक्टिव पुलिसिंग मॉडल के ऊपर अलाइन करा कि सोचने से पहले ही व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। अब चाइना का एक और सिस्टम है IJOP, इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा डेटाबेस है जहां पे हर इंसान की एक्टिविटीज को ट्रैक करा जाता है। चाइना एडवांसमेंट के लेवल के इतना ऊपर पहुंच गया है, मैं एक वीडियो देख रहा था। अब चाइना में अगर आपको पेमेंट करना है, हम अपनी यूपीआई को बहुत बड़ा बनाते हैं, बट चाइना में लोग अपने पाम के जरिए अपनी हथेली को ऐसे अपना ट्रैक करा के एक स्कैनर के ऊपर पेमेंट कर देते हैं। यानी कि एक बंदे के बायोमेट्रिक डेटा से उसका बैंक अकाउंट तक लिंक है चाइना में, और वो पेमेंट भी हो रही है। हमारे जैसे एक सिस्टम है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसने एईपीएस वाले मॉडल को एडवांस लेवल के ऊपर पूरी कंट्री में फैलाया हुआ है। अब जीपीएस ट्रैकर्स जो हैं वो हर कार और फोन के ऊपर मैंडेटरी है चाइना में, तो किसी के भी बायोमेट्रिक डेटा, ट्रैवल हिस्ट्री, सोशल मीडिया एक्टिविटी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखकर एआई उनका रिस्क स्कोर डिसाइड करता है। जैसे मान लो अगर तुम एक उइगुर हो और तुम्हारा कोई रिलेटिव अब्रॉड रहता है या तुम ज्यादा मस्जिद जा रहे हो, तो तुम ऑटोमेटिकली चाइना में हाई रिस्क सिटीजन बन जाओगे। वहां पे एक दूसरा सिस्टम भी चलता है जिसका नाम है सोशल क्रेडिट सिस्टम, कि आप अगर अच्छे सिटीजन बनोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर नहीं हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे अगर तुम गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि तुम्हें बेटर जॉब्स मिलेंगी, ट्रैवल एक्सेस मिलेगा, लोन्स मिलेंगी। और अगर तुम अनट्रस्टवर्दी हो, जैसे मान लो तुम एक्टिविस्ट हो या तुम प्रोटेस्टर हो या तुम किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के क्रिटिक हो, तो तुम्हें वहां पे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अगला है चाइना का डीएनए डेटाबेस। शिनजियांग में 1 करोड़ 20 लाख उइगुर्स का डीएनए फोर्सिबली कलेक्ट किया गया है ताकि उनको चाइना हर वक्त ट्रैक कर सके। उइगुर कल्चर को टोटली इरेडिकेट कर दिया गया है, और चाइना के मुताबिक यह सिस्टम सक्सेसफुल है क्योंकि टेररिस्ट इंसिडेंट्स इस सिस्टम की बदौलत 80 से 90% तक गिर गए। क्योंकि आपको उनकी जो हार्ड फोर्स है जो वो अटैक्स करेंगे, उसके लिए आपके पास वो 5 लाइन वाला सेटअप है जिसमें एमएसएस, सिक्योरिटी एजेंसी सब आ जाता है। और दूसरा यह कि उन्हें वो हार्ड अटैक्स करने के लिए मोटिवेट कौन करेगा? उनकी साइकोलॉजिकल सोच, जिनको वो एजुकेशन वाले कैंप्स के जरिए, जिनका नाम उसने रखा है कि भाई ये एजुकेशन री एजुकेट करने वाले कैंप्स हैं, उनके जरिए उनकी फोर्स, उनकी जो सोच है उसका परिवर्तन हो रहा है। अब इसके बाद एक और भी रीजन है कि यार अगर इन सब चीजों से करने के बावजूद चाइना को ग्लोबल बैकलैश हो रही है तो चाइना को इनसे फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार यूएन और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने शिनजियांग पॉलिसीज को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोला है। हुआई और चाइनीज टेक कंपनीज पे यूएसए ने कितनी बार सैंक्शंस भी लगाई हैं, लेकिन चाइना के लिए यह सिस्टम काम करता है क्योंकि डिसेंट होने से पहले ही उसको क्रश कर दिया जाता है, तो चाइना इनको कंप्लीटली इग्नोर करता है। अब चाइना का एक परफेक्ट कंट्रोल मॉडल देखो। फियर फैक्टर, लोग रिवॉल्ट करने से पहले ही डर जाएंगे उस सिस्टम की वजह से जो 5 फोल्ड सिक्योरिटी है। हर इंसान का एक डेटा पॉइंट बन जाता है, तो एआई ड्रिवन सर्वेलेंस से वो सबको ट्रैक रखता है।
और लास्टली एक ऑल्टरनेटिव सोच भी पैदा नहीं होने दी जाती जिसको वो अपनी सर्वेलेंस पॉलिसी से कंट्रोल रखता है। अब चाइना एक ऐसी सुपर सर्वेलेंस स्टेट बन चुका है जिसमें हर नजर पे एक और नजर है और ये सिस्टम अभी भी इवॉल्व हो रहा है। अब अगला एस्पेक्ट आता है यार नॉन इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी का। देखो, चाइना हर जगह अपनी आर्मी नहीं भेजता जैसे यूएस और यूरोप की तरह। चाइना डायरेक्टली कभी भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में मिलिट्री भेजने से बचता है। इराक हो, सीरिया हो, इन सब जगहों पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां चाइना का कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आइसिस और दूसरे जिहादी ग्रुप्स के लिए ये एक बड़ा फैक्टर है। जब कोई नेशन उनका दुश्मन बनता है तो वो भी उसको अटैक करने के लिए रीजन ढूंढेंगे। लेकिन चाइना काउंटर टेररिज्म को वॉर ऑन टेरर के नाम से प्रमोट नहीं करता, बल्कि इसे अपने अंदर के सेपरेटिस्ट यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे कि स्पेशली जिंजियांग वाले रीजन में उनके अगेंस्ट एक एक्शन के तौर पे सारी दुनिया को दिखाता है। अब उसके बाद इकोनॉमिक प्रेगमेटिज्म ऑफ चाइना। अब इसको फॉरेन पॉलिसी से लिंक करके समझो। जहां एक और यूएस टेररिस्ट इन्फेस्टेड रीजन्स में गन्स लेके पहुंचता है, वहीं चाइना टेररिस्ट इन्फेस्टेड रीजन्स में सिर्फ वेपन्स लेके नहीं, पैसा लेके जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान की बात हो, अफ्रीका की बात हो, वहां चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले और उसके बाद वेपन्स या हार्ड वॉर के जरिए नहीं बल्कि इकोनॉमिकली कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप में लेके उन्हें जीतता है। कई जगहों पे लोकल मिलिशियाज या गवर्नमेंट्स को चाइना ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेमेंट्स दिए हैं ताकि उनके प्रोजेक्ट सेफ रहें। उनका कभी भी ये इंटेंशन नहीं है कि वो वहां की गवर्नमेंट को अपने साइड करें ताकि कल को अगर सत्ता बदले तो उनको एक फ्लैशबैक ना सहना पड़े। अब टेररिस्ट ग्रुप्स भी चाइना से ज्यादा पंगा नहीं लेते क्योंकि उनको भी जो स्मगलिंग है, ब्लैक मार्केट के गुड्स हैं जैसे चाइनीज वेपन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, उनका एक्सेस चाहिए होता है। उसके बाद अगर हम फोर्थ फैक्टर देखें तो चाइना जिहादिस्ट ग्रुप्स के लिए एनिमी नंबर 1 नहीं है यार। जिहादिस्ट ग्रुप्स का जो असली फोकस है वो हमेशा यूएस, इजराइल और शिया मुस्लिम्स पे रहता है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में चाइना एक प्रायोरिटी कभी बना ही नहीं, ना ही वो बन के उभरा कभी भी। अब चाइना का जो कम्युनिस्ट सिस्टम या अथीस्ट सिस्टम है वो उनके थियोलॉजिकल एनिमीज में फिट ही नहीं होता और इसी वजह से उइगुर मिलिटेंट ग्रुप जैसे कोई टीआईपी है उसका हमेशा से ग्लोबल सपोर्ट बहुत वीक रहा है यार। चाइना ने उनको इंटरनल सप्रेशन से पूरा कंट्रोल कर लिया है। जैसे इसको हम 3-4 केस स्टडी से समझते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान की केस स्टडी लो। अफगानिस्तान में देखो 20 साल की जंग, एक नया चेस का मैदान बना, एक देश ऐसा जिसमें हर सुपर पावर अपना डंका बजाना चाहती थी लेकिन हर किसी को सिर्फ नुकसान ही मिला। पहले सोवियत यूनियन 1979 से 1989 हार गया, फिर अमेरिका आया 2001 से 2021 वो भी फेल हो गया और आखिर में फिर वहां पे तालिबान वापस आ गया। लेकिन अफगानिस्तान सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक चेस बोर्ड है यार। यहां अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे या ईरान को भी ले लीजिए, वैसे प्लेयर्स अपनी चालें चलते रहते हैं। ये कहानी 20 साल के अमेरिका की सबसे लंबी जंग से लेकर चाइना के इकोनॉमिक एंट्री तक की है। 2001 में 9/11 अटैक्स के बाद यूएस ने अफगानिस्तान इन्वेड करने का डिसीजन लिया। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च हुआ और विद इन वीक्स तालिबान की हुकूमत गिर गई। नॉर्दर्न अलायंस को यूएस का सपोर्ट मिला और हामिद करजाई को अफगानिस्तान का लीडर बना दिया गया। अब 2005 तक तालिबान रीग्रुप होने लगा। सुसाइड बॉम्बिंग्स, आईडी ब्लास्ट और गोरिल्ला अटैक्स बढ़ गए। अब इसमें ट्रेंड ऑब्जर्व करते रहिए कैसे यूएस वहां पे एक ना एक पॉलिटिकल फैक्टर, एक ना एक पॉलिटिकल ग्रुप, एक ना एक फाइटर ग्रुप की साइड ले रहा है। 2011 में यूएसए का ट्रूप प्रेजेंस पीक पे था, 1 लाख सोल्जर्स तक डिप्लॉय करे थे उसने। ओसामा बिन लादेन को 2011 में पाकिस्तान में मार दिया गया लेकिन वॉर अफगानिस्तान में फिर भी चलता रहा। अफगानिस्तान गवर्नमेंट करप्ट और इनकॉम्पिटेंट निकली और उसके बाद फाइनली ट्रंप ने 2020 में तालिबान के साथ एक पीस डील साइन की जिसमें विड्रॉल डिसाइड हुआ। अगस्त 2021 में यूएस फुली विड्रॉ कर गया और तालिबान ने बिना रेजिस्टेंस पूरा देश कैप्चर कर लिया। अफगान आर्मी जिसमें यूएस ने बिलियंस इन्वेस्ट करे थे बिना लड़े कोलैप्स हो गई। अमेरिका का 20 साल का एफर्ट जो था वो 20 दिन में खत्म हो गया। यही चाइना को समझो। चाइना गन्स नहीं पैसे से कंट्रोल करना चाहता है। जब अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान में फौज लेके बैठे थे तब चाइना क्वाइटली अफगानिस्तान के इकोनॉमिक असेट्स पर नजर रख रहा था। जैसे अगर आप चाइना के मेगा इन्वेस्टमेंट्स की ग्राउंड रियलिटी देखो तो इसमें सबसे पहले मेस एना कॉपर माइन, चाइना ने 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी इसमें। उसके बाद चाइना ने जो अपना BRI लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में उसमें $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा। कितने चाइनीज हॉस्पिटल्स और स्कूल्स खोले, स्मॉल स्केल एड दी, तो जिससे वहां पे चाइना जो है वो वहां की जनता में अपना कॉन्फिडेंस गेन कर पाया। जरूर बाद में आके उन्हें डेफिनेटली लगा कि भाई यहां पे एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों को तो मिल नहीं रही है या हम डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक रिटेलिएशन क्रिएट हुई। लेकिन इनिशियली चाइना को ओपनली अपोज करने वाला कोई नहीं था जब वो अपने पैर जमा रहा था। और इसी वजह से अगर आप देखो चाइना की ऑफिशियल पॉलिसी भी देखो, वो ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता लेकिन हमेशा इन्हीं कारणों की वजह से, इकोनॉमी की वजह से उनकी डिप्लोमेटिक स्टॉक चलती रहती। और इसके पीछे भी आप चाइना का रीजन समझो।
चाइना का बिगेस्ट फियर है कि अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी का इंपैक्ट उसके जिनजियांग में ना हो। अब इसी वजह से चाइना अफगानिस्तान में मिलिट्री नहीं भेजेगा कभी भी, और ना ही उसने भेजी है, लेकिन पैसा और डिप्लोमेसी के थ्रू वो हमेशा अपना कंट्रोल बनाए रखेगा ताकि वो इनके जरिए अफगानिस्तान में जो भी इंस्टेबिलिटी उसको कंट्रोल कर पाए। अब अगली केस स्टडी में बात करते हैं इराक की। 2003 में अमेरिका ने इराक इन्वेड किया, यह कहकर कि भाई सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। यही बात हुई थी, लेकिन रियलिटी क्या निकली? WMDs कभी मिले ही नहीं, लेकिन सद्दाम हुसैन को वहां पे गिरा दिया गया और एक फुल स्केल इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। अल-कायदा इन इराक, AQI के नाम से जाना जाता है, उसका जन्म हुआ, बाद में जाके वहां पे आईसिस बना। 2003 से लेकर आज तक इराक एक सुपर पावर का प्लेग्राउंड बन गया है। पहले अमेरिका था, फिर ईरान आया, फिर चाइना, फिर रशिया भी यहां पे अपनी चालें चल रहे हैं। 2004 से लेकर 2011 के बीच इराक एक पूरे गोरिल्ला वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसकी इनिशिएशन किसने करी? यूएस ने। तो वहां के लोगों के मन में अभी यूएस का जो इंसेप्शन है, परसेप्शन है, नैरेटिव है, वो एक रॉन्ग फिगर का है। वहां पे सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई, सेक्टेरियन वॉयलेंस हुई, सुन्नी शिया का सिविल वॉर चलने लगा। सुन्नी मिलिशियाज थे जैसे कि अनबर अवेकनिंग काउंसिल्स, उनको यूएस ने फंड किया ताकि वो AQI को खत्म कर सके। 2011 में अमेरिका ने ट्रूप्स वापस बुला ली, लेकिन इराक में शांति नहीं आई। 2014 में आईसिस ने इराक के मसूल और सीरिया के रक्का को कैप्चर कर लिया। आईसिस का जो लीडर था अबू बकर अल बगदादी, उसने कैलिफेट अनाउंस कर दिया और इराक और सीरिया के 40% रीजन पे कंट्रोल बना लिया। शुरू क्यों हुआ? 2003 का वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नैरेटिव। जिस नैरेटिव के बेसिस के ऊपर जब अमेरिका ने इंटरवीन करा, तो उसके रिस्पॉन्स में यहां के लोग जो थे वो अपने आप में इतना रिटेलिएशन करने लग गए कि एक जिहादिस्ट स्टेट बनाने का ख्वाब देखने लग गए। 2014 में चलते हैं। 2014 में अमेरिका ने आईसिस के खिलाफ एक नया मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करा। कोलेशन एयर स्ट्राइक्स, यूएस स्पेशल फोर्सेस, लोकल कुर्दिश और इराकी आर्मीज के साथ कोऑर्डिनेट करके आईसिस को हराया गया। 2017 में मसूल और रक्का फ्री हो गया, आईसिस का कैलिफेट कोलैप्स हो गया, लेकिन गोरिल्ला अटैक्स आज भी वहां पे चलते हैं। अमेरिका ने इराक के नए गवर्नमेंट्स को फंड करा, पहले नौरी अल मलिकी की गवर्नमेंट, फिर उसके बाद हैदर अल अबादी की गवर्नमेंट। उसके बाद उसने कुर्दिश पेशमर्गा फोर्सेस को ट्रेन किया और सुन्नी ट्राइबल मिलिशियाज को सपोर्ट दिया ताकि सेक्टेरियन वॉर में वो अपना कंट्रोल रख सके। तो जिससे जो अमेरिका है वो फिर से हमें ये देखने को मिलता है यहां पे, कभी पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ, कभी फाइटर ग्रुप्स के साथ अपने आप को अलाइन कर रहा है। अगर वो बदले तो अमेरिका का कंट्रोल वहां पे नहीं रहेगा। उनका कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए वो फिर से और ज्यादा वॉर डालेगा और ज्यादा वेपन डालेगा, जिससे वहां की लोकल जनता उससे एलिनेट होगी। लेकिन वही चाइना आज की डेट में इराक का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल बायर है। BRI के थ्रू चाइना पोर्ट्स और रेल प्रोजेक्ट्स बना रहा है। हल्फिया ऑयल फील्ड और अल खदमीनिया पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स में बिलियंस इन्वेस्ट करे हैं चाइना ने। अब चाइना ऑफिशियली सेक्टेरियन पॉलिटिक्स से दूर रहता है, और जैसे वो हर देश में इकोनॉमिक कंट्रोल करना चाहता है, वैसे ही उसने यहां भी किया। अब इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी समझो कि भाई आज अगर यूएसए जो पॉलिटिकल गेम वेपन्स के जरिए खेलता है, तो अगर उसके एक्शन से इराक में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है, तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल गेम और स्ट्रांग होगा। तो चाइना को दोनों एंड से फायदा है। अब BRI प्रोजेक्ट से इराक को सेंट्रल एशिया और गल्फ रीजन के ट्रेड रूट्स में और ज्यादा इंटीग्रेट करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी भी प्रॉस्पेरिटी आएगी और चाइना इज ऑल्सो हैप्पी। तीसरी केस स्टडी साहिल रीजन की, अफ्रीका में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां जिहादिस्ट ग्रुप, मिलिट्री कू और ग्लोबल सुपर पावर्स का एक स्ट्रगल एक साथ चलता रहता है। अब अफ्रीका इन सब चीजों का हॉटस्पॉट बन गया है। जैसे आपने ट्रंप का स्टेटमेंट भी देखा होगा, वी आर गोइंग टू अटैक ISIS, राइट। अब ये रीजन जिसमें नाइजर है, माली है, बुर्किना फासो है, चैड है, इन जैसे देशों में ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फैले हुए हैं, जहां आईसिस, ग्रेटर सहारा, बोको हरम और अल-कायदा एफिलिएटेड ग्रुप्स एक्टिव हैं। लेकिन यहां सिर्फ जिहादिस्ट ग्रुप्स नहीं, बल्कि अमेरिका, फ्रांस और चाइना जैसे पावरफुल देश भी अपना इंफ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को काउंटर टेररिज्म चाहिए, किसी को यूरेनियम चाहिए और किसी को ऑयल और ट्रेड रूट्स चाहिए। अब इसे डिकोड करते हैं। साहिल रीजन में दो बड़े जिहादिस्ट नेटवर्क्स एक्टिव हैं। सबसे पहले आईसिस ग्रेटर सहारा, ये माली, नाइजर और बुर्किना फासो में एक्टिव है, और दूसरा है बोको हरम, ये नाइजीरिया, चाड और नाइजर बॉर्डर पे काफी एक्टिव है। 2017 में टोंगो एम्बुश जो कि नाइजर में हुआ था, जिसमें 4 अमेरिकन सोल्जर्स और 4 नाइजीरियन सोल्जर्स मारे गए थे, वो एक डिफाइनिंग मूवमेंट था। उसके बाद कंटिन्यूअसली 2013 से 2022 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो फ्रेंच लेड जो ऑपरेशन है बारखेन, तो उसके जरिए फ्रेंच ने जिहादिस्ट ग्रुप्स को क्रश करने के लिए एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और वो कंटिन्यूअसली चलता है। 2020 के बाद साहेल रीजन में टेररिस्ट अटैक्स इसकी वजह से 300% बढ़ गए हैं। अमेरिका ने नाइजर में ड्रोन बेसेस बनाए हैं, जिसमें एक फेमस बेस आपने सुना भी होगा, आगादेस बेस, जहां से इन टेररिस्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक्स होती हैं। लेकिन उन एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ कोलेक्ट्रल डैमेज या कहिए कि सिविलियन की कैजुअलिटीज आती हैं, जो वहां के लोगों को अमेरिका के लिए एलिमिनेट करती हैं, या कहिए कि वेस्टर्न पावर्स के लिए एलिमिनेट करती हैं। जैसे फ्रेंच के भी ऑपरेशन बारखेन को अमेरिका ने इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दिया था,
G5 साहेल अलायंस को यूएस मिलिट्री ट्रेनिंग और आर्म सप्लाई दे रहा है। लेकिन माली की अगर आप एग्जांपल लो 2021 में, तो फ्रांस बैक्ड गवर्नमेंट वहां पे गिर गया, वहां पे मिलिट्री जनता आ गई। उसके बाद नाइजर 2023 में, वहां पे भी अमेरिका बैक्ड लीडर जो था उसको आर्मी ने हटा दिया। अब फ्रांस ने तो इन सबके बाद ऑपरेशन बारखीन को 2022 में ऑफिशियली बंद कर दिया है और अमेरिका ने भी अपनी फोर्सेस को लिमिटेड कर दिया था। लेकिन वापस ट्रंप के आने से अभी फिर से हमें यूएसए की इन्वॉल्वमेंट अफ्रीकन रीजन में एक्टिव दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जब अमेरिका और फ्रांस काउंटर टेररिज्म में लगे हुए हैं, तब चाइना क्वाइटली साहेल रीजन और अफ्रीका में अपना इकोनॉमिक एम्पायर बिल्ड कर रहा है। जैसे कि नाइजर का यूरेनियम चाइना के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का फ्यूल सप्लाई है। जैसे इसी में आप इमोररिन यूरेनियम माइन का एग्जांपल देखो, ये नाइजर में है। वहां पे चाइना ने $4.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा। आज इस यूरेनियम की जो ये माइन है वो चाइना के रिएक्टर्स का 5% यूरेनियम कंट्रीब्यूशन कर रही है। और उसके बाद जो ये कंट्रीज भी हैं, चाइना जो अफ्रीका में जा रहा है, इन कंट्रीज को ज्यादा रॉयल्टीज देनी भी नहीं पड़ती चाइना को। उसके बाद अगर आप माली में देखो, तो माली में जितने भी BRI प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, वो ऑयल और ट्रेड रूट्स के प्रोजेक्ट्स में चाइना फंडिंग कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि अगर आप इसका टोटल आउटकम देखो, तो अभी तक माली में ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो भी BRI के अंदर, चाइना $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसमें वो लोकल बंदों को वहां पे इंप्लॉयमेंट भी दे रहा है। तो जो हाईटेक वाली पोस्ट है, हाई लेवल पोस्ट है, वो चाइनीज को मिलती है, लेकिन मास लेवल के ऊपर जो जॉब्स हैं वो वहां पे लोकल्स को दी जा रही हैं। तो भाई लोग भी हैप्पी हैं। अब इसी वजह से अगर हम डिफरेंट टेरर ग्रुप्स की बात देखें, तो कोई भी ग्रुप ओपनली चाइना को अपोज नहीं करता यार। अब इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े टेरर ग्रुप्स जो हर जगह तबाही मचा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका की बात करो, यूरोप की बात करो, रशिया, इजराइल, वो चाइना में अटैक नहीं करते। तो क्या इन ग्रुप्स को डर लगता है, या इनकी जो आइडियोलॉजी है वही चाइना के साथ क्लैश ही नहीं करती? तो जैसे ग्रुप्स हैं, आईसिस का बात करो, चाहे आप अलकायदा की बात करो, हिजबुल्लाह की बात करो, हमास की बात करो, चाहे आप अल शबाब की भी बात करो, वो हमेशा चाइना को अवॉइड करते हैं। जैसे अगर आप आईसिस का एग्जांपल देखो, 2016-17 के बीच आईसिस के प्रोपेगेंडा पोस्टर्स और वीडियोस में चाइना के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए गए थे। शिंजियांग के उइगुर मुस्लिम्स के रिप्रेशन को लेके कुछ स्लोगन्स भी उठाए गए थे। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें, तो आईसिस ने कभी भी चाइना पर कोई बड़ा अटैक नहीं करा। आईसिस की सबसे बड़ी दुश्मनी वेस्ट से है, अमेरिका और यूरोप के अगेंस्ट, और शिया ग्रुप्स के अगेंस्ट, और रशिया के अगेंस्ट भी, क्योंकि वो अग्रेशन दिखाता है इन एरियाज में। लेकिन चाइना नो मेजर अटैक। सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के कुछ एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, जैसे फिलीपींस का एक मौते ग्रुप है, वो कभी कभी वहां पे चाइनीज नेशनल्स को अटैक करता है। लेकिन हमें कोई मेजर अटैक नहीं दिखता, क्योंकि चाइना उनका प्राइमरी टारगेट है ही नहीं। ना तो चाइना के साथ उनकी रिलीजन वाली आइडियोलॉजी क्लैश करती है, और ना ही इन एरियाज में चाइना जो है वो हार्ड पावर के जरिए पेनिट्रेट करना चाहता है उनके एरिया में। अगला, आप अगर अलकायदा और टर्किस्तान इस्लामिक पार्टी TIP उसकी बात भी करो, तो अलकायदा भी चाइना के शिंजियांग पॉलिसीज का क्रिटिक रहा है, लेकिन फिर भी उसने कभी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करी। इसके अंदर एक उइगुर मिलिटेंट ग्रुप है, टर्किस्तान इस्लामिक पार्टी TIP, जो चाइना के अगेंस्ट लड़ रहा है। अब TIP ने 2013 में बीजिंग के तियानामेन स्क्वायर अटैक की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन चाइना के टफ क्रैकडाउन्स के बाद TIP की कैपेबिलिटी काफी कम हो गई है। तो ये क्लियर है कि भाई अलकायदा का फोकस भी चाइना नहीं है, बल्कि वेस्ट और दूसरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर ही है। इसके बाद हिजबुल्लाह, ईरान का अलाई। हिजबुल्लाह एक ईरान बैक्ड शिया ग्रुप है, जिसका असली फोकस इजराइल और सुन्नी राइवल्स पर है। चाइना से इसका कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, और चाइना हिजबुल्लाह और ईरान के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज को मेंटेन करता रहता है, इसलिए हिजबुल्लाह कभी चाइना को टारगेट करता ही नहीं है। अगला, हमास। अगर आप इजराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट भी देखो, तो चाइना का स्टैंड इसमें न्यूट्रल है, वो हमेशा मीडिएटर के रूप में आता था। हमास और चाइना का एक एग्जाम्पल जो है वो न्यूट्रल रिलेशनशिप का बोल सकते हैं। अब हमास चाइना को एक मीडिएटर के रूप में देखता है, जो इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर सकता है, इतना ही है बस। चाइना भी हमास को ओपनली सपोर्ट नहीं करता, पर ह्यूमैनिटेरियन एड देता रहता है, मतलब नो थ्रेट टू चाइना फ्रॉम हमास ऑल्सो। और लास्ट है अल शबाब, सोमालिया का जिहादी ग्रुप। सोमालिया का अल शबाब ग्रुप अफ्रीका के अंदर ही अपने दुश्मन ढूंढता है। अफ्रीकन यूनियन फोर्सेस, सोमाली गवर्नमेंट इसका प्राइमरी टारगेट है, और बाद में इसका टारगेट बनता है कौन इन दोनों को बैक कर रहा है। अब चाइना सिर्फ सोमालिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एंटी पायरेसी मिशंस तक अपने आप को सीमित रखता है कि भाई ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं लोगों को दे रहा हूं, इसको मत परेशान करो, तुम लोग जो मर्जी करो। अब इसीलिए अल शबाब के लिए चाइना एक प्रायोरिटी नहीं है। अब टेरर ग्रुप्स का प्राइमरी फोकस वही कंट्रीज होती हैं जो उनके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शंस लेती हैं। अमेरिका, यूरोप, इजराइल या फिर मिडिल ईस्ट के भी कुछ कंट्रीज, ये सब या तो उनके एजेंडा के अगेंस्ट हैं, उनके रिलीजन या जो उनकी आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट हैं, या फिर मिलिट्री एक्शंस उनके खिलाफ ले चुके हैं। वहीं चाइना डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक टाइज को मेंटेन करता है। ऑपरेशन होता है बट डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसी वजह से चाहे आईसिस हो, अलकायदा हो या हिजबुल्लाह हो, ये सब चाइना को अवॉइड करते हैं।
चाइना ने जो नो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट फॉर्मूला अपनाया है वो अभी तक का सबसे इफेक्टिव फॉर्मूला है। लेकिन क्या ये हमेशा काम करेगा? आज सेफ है पर कल दुनिया बदल रही है और ये जो टेरर नेटवर्क्स हैं ये भी अपना जो रूप है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहां पे हमें ये बात भी देखनी चाहिए कि भाई चाइना ने अपनी इन पॉलिसीज से जहां पे भी बैक ट्रैक करा है उसको उन एरियाज में बैकलैश फेस करना पड़ा। एग्जांपल के लिए पाकिस्तान का बलूचिस्तान, जहां चाइनीज नेशनल्स के ऊपर हमें अटैक्स देखने को मिलते हैं। कभी एयरपोर्ट के पास चाइनीज को मार दिया जाता है, कभी उनके प्रोजेक्ट्स के पास, कभी रेलवे स्टेशन पे अटैक होता है, राइट। तो जो ये वहां वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कंसर्न ये कि भाई आप हमारे यहां पे आ रहे हो, आप हमारी जो सेंट्रल लेवल की सरकार है उससे पूछ के अपने प्रोजेक्ट्स यहां पे लगा रहे हो, हमारे बच्चों को यहां पे इंप्लॉयमेंट मिल ही नहीं रही और ये जमीन हमारी है। तो जहां पे चाइना ने ऐसी पॉलिसी फॉलो नहीं करी उसको बैकलैश भी फेस करना पड़ रहा है। सो इन द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो चाइना का जो ये नो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वाला पॉलिसी है जिसके जरिए वो अपनी इकोनॉमिक माइट के जरिए लोगों को इनिशियली एक स्वीट मोमेंट में फंसाता है और उसके बाद उनको डेथ ट्रैप के जरिए कंट्रोल करता है, इस वजह से शायद चाइना में टेररिस्ट अटैक नहीं होते, या जो उनका अपना वहां पे सर्वेलेंस सिस्टम है उसकी वजह से वो वहां पे अच्छा क्रैकडाउन करता रहता है। और लास्टली वहां पे जो सेंसरशिप वाला रजीम है उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि शायद चाइना में टेररिस्ट अटैक होते हों लेकिन वर्ल्ड को उसके बारे में पता नहीं चलता। सो ये तीन रीजंस मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं कि भाई व्हाई देयर इज नो टेररिज्म इन चाइना। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो एंड यू कैन फॉर द नेक्स्ट वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट इज GS_Gill07। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।